पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है। मुर्गबानी जो है वो इसका बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। इसको इंक्यूबेटर कहते हैं। हमारे पास चिकन के अंडे लगे हुए हैं, हमारे पास टर्की के अंडे लगे हुए हैं, हमारे पास बटेर के अंडे लगे हुए हैं। अगर एक मुर्गी 1.5 किलो की है, वो मुर्गी जो है ना हमें 500 से 600 रुपया मुनाफा देगा। ऑन एन एवरेज भी देखें तो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक पोल्ट्री है वो 95 मिलियन के करीब है। इट मीन्स के ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसके साथ अटैच है। नाज़रीन, चिकन, मीट और एग जो है हमारी खुराक में प्रोटीन का अहम सोर्स है। दुनिया में तकरीबन 30 से 40 किलोग्राम ऑन एवरेज जो है चिकन इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान में जो एवरेज सिर्फ 10 किलोग्राम है। इस तरह पाकिस्तान में अगर हम पोल्ट्री प्रोडक्शन की बात करें तो हमें तकरीबन 11.15 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो गोश्त की ज़रूरत होती है। वो कमर्शियल फार्मिंग से पूरा कर पा रहे होते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो किसान हैं वो इस बात को समझे किस तरह जो है वो हमारी देसी मुर्गी है इसको पाल के अपनी फार्म की इनकम को सस्टेनेबल कर सकते हैं। हम आपको लेके आए हैं यूआस जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरी एनिमल साइंसेज जो पत्तोकी में इनका अदारा है, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरह यहाँ पे पोल्ट्री में कौन कौन सी ब्रीड बनाई जा रही हैं और किस तरह उनको यहाँ से लोग जो है ना लेके अपने लिए बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं। आइए आपको फार्म की सैर कराते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साइमा जो कि डीन फैकल्टी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारा एक कल्चर था और ये जो हमारी मुर्गियाँ थी हमारे कल्चर का हिस्सा थी, तो क्या हुआ ये जो अभी हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई और ये चीज़ें हमसे दूर हुई और आज पोल्ट्री और इसका देसी मुर्गी देसी अंडे जो हैं हमसे बहुत दूर हुए, इसकी हिफाजत पे थोड़ा सा हमें बताएं सर इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के तवज्जुह से इस बहुत ही अहम मौजू पे मुझे टॉक का मौका दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुर्गियों की जो अफादियत है इसको हमें दोबारा आम लोगों में अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ज़रूरी मुल्क होने के हवाले से मुर्गबानी जो है वो इसका बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे लोग कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव करते गए तो हमारे देसी मुर्गी की रेयरिंग या उसको पालने के बारे में लोग इस शोबे की तरफ कम से कम आए। लेकिन अभी भी अगर हम अपने लोगों को इस सिलसिले में एजुकेट करें तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइवलीहुड को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। आप गाय, भैंस और बकरियों के साथ साथ आप मुर्गियों को बहुत आसानी तरीके से पाल सकते हैं। इससे लोगों को एक तो रोज़गार मिलेगा, एक सेहतमंद फूड मिलेंगी अंडे और गोश्त के हवाले से, और साथ साथ उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्दी फूड मिलेगा। बच्चों में भी अंडे खाने के हवाले से एक शौक़ कह लें कि पैदा होगा और उनकी प्रोटीन वैल्यू जो कि अभी हमारा प्रोटीन का इंटेक बच्चों में कम है वो बेहतर हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे किसान हैं वो किस तरह की मखलूत फार्मिंग होती है, अपनी वो फसलें भी उगा रहे हैं, अपनी वो भैंसें और बकरियाँ भी रखी हुई हैं, किचन भी चल रहा है, बहुत सी वेस्ट भी आ रही थी, तो किस तरह जो है ये मुर्गबानी को अपने अगर इसमें साथ जोड़ें, ये मखलूत काश्तकारी का हिस्सा बनाएं तो अपनी फार्म की इनकम को सस्टेनेबल कर सकते हैं या कम से कम अपने आप को माशी तौर पर मजबूत कर सकते हैं। तो किसानों के लिए आप किस तरह इसको उनके साथ जो है ना उनको एडवाइस करेंगे कि इससे फार्मिंग को अपने साथ जोड़ें? अगर हम फार्मिंग मुर्गी को देखें तो उसमें हमें एक बैलेंस्ड डाइट देना पड़ती है जिसमें कि हम बाज़ार से बहुत से इंग्रेडिएंट जो एनर्जी के हैं, प्रोटीन के हैं, शीरा है, वो मिलाकर हम मुर्गी को देते हैं और उससे उसकी फीड की कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग बकरियां, भैंस, मुर्गियों को पालते हैं तो वो इसको मुर्गी को बहुत आसानी से उसके साथ ये पल जाती हैं और इसकी गोश्त भी लोगों में पसंद किया जाता है जायके के हवाले से भी, और जो किचन वेस्ट है वो ज़ाया होने की बजाय वो इनकी खुराक का एक हिस्सा बन जाता है और उससे जो लोगों में है कि देसी अंडा का उन्हें टेस्ट भी बेहतर लगता है वो भी आ जाता है। वैसे तो देसी और कमर्शियल के अंडे की ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो उनके जायके के हवाले से है कि लोग इन्हें घरों में पालने से अपना जो किचन वेस्ट है वो देकर ही इन्हें पाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें कमर्शियल मुर्गी के तौर पे पालना है तो शाम को रात के टाइम जो हमारी लेयर बर्ड है उनकी थोड़ी सी डाइट देकर इसकी प्रोडक्शन को हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपका जो फैकल्टी है आपकी एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी का पूरा दायरा है, तो जो आम किसान हैं या घरेलू ख़वातीन हैं जो विमेन एम्पावरमेंट पे काम करके अपने ख़ानदान के लिए ज़रिया रोज़गार बन सकती हैं, तो आपके साथ किस तरह कनेक्ट हो सकती हैं, आपके अदारे से किस तरह हेल्प आउट
जो ना हो सकती हैं, आप किस तरह उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं इस तरह की? देखिए, युवास का हमेशा से ये रहा है विजन कि हम स्टूडेंट के साथ साथ जो है आम फार्मर्स को भी फैसिलिटेट करें, और इसमें हमारे टीचर्स जो हैं वो हर वक्त जो हैं लोगों की गाइडेंस के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी ख़वातीन इस सिलसिले में मुर्गियाँ पालना चाहती हैं वो हमारे जो इस मुर्गियों के एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशन के भी और प्रोडक्शन के भी, उनसे किसी भी टाइम जो है वो राब्ता कर सकती हैं, रहनुमाई ले सकती हैं, और उनकी ग़िज़ाइयत के बारे में और उनकी कौन सी ब्रीड जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा प्रोडक्टिव है उस सिलसिले में भी हर वक्त रहनुमाई के लिए हम लोग हाज़िर हैं। तो आपने जैसे अभी डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की कि हाई ब्रीड जो है ना, प्रोडक्टिव ब्रीड जो हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके जो अदारे ने जो ऐसी ब्रीड डेवलप की हैं, जिस तरह हमारी देसी मुर्गी जो थी, हमारी जो कल्चरल जो डोमेस्टिकेट हुई, वो कम अंडे देती, उतने अंडे नहीं देती जितनी कि हमें होनी चाहिए, कि इसकी ब्रीड ऐसी हो कि जिसमें अंडे भी ज़्यादा हों, इनटेक्स भी कम हो, और वो गर्मी सर्दी मुख्तलिफ़ चीज़ों को बर्दाश्त भी कर सकें, क्लाइमेटाइज भी ईज़िली हो जाएँ। तो क्या आपके इस अदारे ने कोई ऐसी ब्रीड्स डेवलप की हैं, जो ऐसी ब्रीड के नाम अगर बता सके, ताकि हमारे जो घरेलू ख़वातीन हैं या हमारे किसान हैं उन्हीं ब्रीड्स को प्रेफर करें? देखिए, युवास की हमेशा से ये कोशिश रही है कि रिसर्च करके हम अपने जो जानवर हैं, उनके जानवर और परिंदे मुर्गियों की जो स्पीशीज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, और इस सिलसिले में हमारे टीचर्स अभी भी हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं। और दूसरा जो इस वक्त हमारी इस फार्म पे भी आपको नज़र आ रही होंगी, हमारी जो ब्रीड्स हैं उसमें ब्लैक आस्ट्रोलोप भी है, नेकेड नेक भी है, और RIR भी है, और वो सारी प्रोडक्टिव हैं। लेकिन जो भी आपने बात की नॉन डिस्क्रिप्टिव बर्ड्स की, तो उनके अंडे वही 70 to 80 हैं, लेकिन ये जो बर्ड्स हैं इनके 170 से ज़्यादा अंडे हैं, और वो भी बढ़ गए, 200 से भी ज़्यादा कुछ ब्रीड्स के ऊपर चले गए हैं। और इसमें हमारे और दूसरे इदारों की टीचर्स की, साइंसदानों की रिसर्च शामिल है। मुर्गबानी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हैचरी प्रोसेस, कि हमने जो अंडों से बच्चे लेने का जो प्रोसेस होता है, तो हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चरल चीज़ें थी कि कुड़क मुर्गी से ही अंडे निकाले जाते थे और से ही बच्चे हैच किए जाते थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जबरान हुसैन। ये हमें बताएंगे इसके जदीद तरीके कौन से हैं, और हमारे किसान छोटी छोटी मशीनें इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को किस तरह अपने लिए आसान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने किसान का पाकिस्तान के लिए जो आज अंडों की हैचरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो तरीक़ाकार थे, हमारे जो मॉडर्न तरीक़ाकार हैं, उनमें थोड़ा सा दोनों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी बताएं ताकि हम अपनी बात जारी करें। थैंक यू वेरी मच जी, आप यहाँ पे हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमारी मशीन, अब आपने हमारा सेटअप जो है उसको विज़िट किया। तो जैसे आप कह रहे थे कि मुर्गबानी में बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग में हम इसको नर्व सेंटर के तौर पर लेते हैं। ये जो हैचरी है इसको नर्व सेंटर के तौर पर इसलिए लेते हैं कि हमारे पास पहले, जैसे आप बात कर रहे थे कि हमारे पास कुड़क मुर्गियाँ होती थी, उनको हम यूज़ करते थे, उनके नीचे हम अंडे रखते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हुई। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती गई, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती गई, तो फिर हम बेसिकली अंडों को, बहुत सारे अंडों को एक जगह पे इकट्ठा रखने में कामयाब हो गए। जब हम उनको एक जगह पे इकट्ठा रखने में कामयाब हो गए, तो फिर हम उनको यहाँ पे इंक्यूबेट करने के काबिल हो गए। ये जो मशीन है बेसिकली इसमें जो 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो अंडे को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, इसको आप कह लेंगे दिस इज़ द इंक्यूबेटर, इसको इंक्यूबेटर कहते हैं। और ये जो उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको नमी चाहिए होती है, उसको टर्निंग चाहिए होती है, और उसको हवा चाहिए होती है, वेंटिलेशन चाहिए होती है। तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये मशीन इसको प्रोवाइड कर देती है। जब ये मशीन इसको प्रोवाइड कर देती है तो फिर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास चिकन के अंडे लगे हुए हैं, हमारे पास टर्की के अंडे लगे हुए हैं, हमारे पास बटेर के अंडे लगे हुए हैं। तो ये मशीन इनकी ज़रूरियात को एड्रेस करती है। बस इसमें फ़र्क ये है कि बटेर के जो अंडे हैं उनमें से चूज़े थोड़ा जल्दी निकल आएंगे, वो 17 दिन का एक प्रोसेस है उसमें निकल आएंगे। चिकन के जो हैं उसमें 21 डेज़ 21 दिन का प्रोसेस है, उसमें से निकल आएंगे। और जो टर्की के हैं ये 28 डेज़ का प्रोसेस है, तो 28 दिनों में इसमें से निकल आएंगे। तो ये एक ऐसी ज़बरदस्त फैसिलिटी है कि जिसको हम इस्तेमाल करके ना सिर्फ पूरी की पूरी दुनिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। वो इंडस्ट्री के बैकअप में ये सेटअप है। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इस वक्त ब्रायलर फार्मिंग है, इतनी ज़्यादा लेयर फार्मिंग है, तो
तो उसकी बेस पे ये चीज़ है। अगर हमारे पास, आप ये अज्यूम करें कि अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ना होती, ये अंडरस्टैंडिंग ना होती और हम सिर्फ कुर्क मुर्गी पे डिपेंडेंट होते, तो फिर कितनी मुर्गियां हम इकट्ठी कर सकते थे, कितनी स्पेस इकट्ठी कर सकते थे। तो ये स्पेस एफिशिएंट है, टाइम एफिशिएंट है, और आप कह लें कि एक्यूरेसी है और यूनिफॉर्मिटी है। आपको एक जगह पे आप मुख्तलिफ फ्लॉक्स के अंडे इकट्ठे कर लेते हैं, हैच करवाते हैं, फिर बेशक पूरे मुल्क में उनको जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर जबरान साहब, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो किसान हैं, एक तो छोटे लेवल पे वो 25, 30, 100, 150 मुर्गी रखने वाले किसान हाँ होंगे, जी। कुछ ऐसे किसान भी इसमें काम करना चाहेंगे कि जो हज़ारों में मुर्गियाँ रखना बिल्कुल। चाहेंगे। तो जो हज़ारों में मुर्गियाँ रखना चाहेंगे उनके लिए आपको छोटी मशीन सजेस्ट कर दें, और जो छोटे किसान है थोड़ा करने, उसको किस तरह अदारा आपका फैसिलिटेट कर सकता है तो आपके पास अंडे रखवा जाएं या आपसे चूज़ा ले लें, वो उसके ऊपर थोड़ा सी बात। अच्छा जी, ये इस तरह से है कि बेसिकली आप एक मशीन, एक मुर्गी जो है वो, या कुछ मुर्गियाँ अपने घर में रखते हैं, उनके अंडे इकट्ठे करते हैं। आप घर की हद तक भी छोटे छोटे इनक्यूबेटर्स अवेलेबल हैं जिसमें आप 40-50 अंडे रख सकते हैं। और अगर इसमें एक चीज़ होती है कि इसके कंट्रोल्स अच्छे हों, टेम्परेचर का कंट्रोल अच्छा हो, नमी का कंट्रोल अच्छा हो, टर्निंग ये देने के काबिल हो, और एयर सर्कुलेशन इसके अंदर हो पा रही हो प्रॉपर। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी इंसुलेशन। अगर आपकी मशीन की इंसुलेशन अच्छी है तो कोई मसला ही नहीं है। जो छोटे किसान थोड़े लेने वाले हैं वो आपसे बच्चे ले सकते हैं, या आप उनको आप अंडे रखवा के उनके साथ कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? ये दोनों काम हो सकते हैं। एक तो ये है कि हमारी ये जो मशीन है, असल में इसको 24 आवर्स हमने चलाना होता है। एक सेकंड के लिए भी आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं, शट डाउन नहीं कर सकते हैं। थोड़े बहुत मतलब बिजली के इश्यूज आते हैं, लेकिन आपके पास बैकअप में कोई यूपीएस हो, कोई जनरेटर हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जनरेटर है। हमारी मशीन 24 आवर्स उनको जो है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करती रहती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेशक, हमारी ये फैसिलिटी जो है दिस इज़ ओपन टू द फार्मर्स, ओपन टू द कम्युनिटी। तो जिसके पास कुछ एग्स हों वो हमारे से, ये कम्युनिटी के लोग जो हैं, हमारे जो लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने अंडे जो है वो हमारे से इंक्यूबेट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास अपने पास बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक मौजूद है गंजी मुर्गियों का, नेकेड नेक का। तो उनके अंडे हम यहाँ पे हैच करवाते हैं, उसको फिर आगे जो है जिसको मतलब डिमांड होती है, लोग हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जी, मेरे साथ अभी मौजूद है मोहम्मद असगर साहब, जो फार्मर हैं और अपनी फार्मिंग के साथ साथ मुर्गबानी भी करते हैं। इनसे बात करते हैं कि कितने पैसे कमा रहे हैं और कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के मुर्गियां पालते हैं, कैसे पालते हैं, कौन से गांव से हैं और आप कितनी मुर्गियां पालते हैं? मल्ला वाला मेरा गांव है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटा सा किसान हूँ। इसी हवाले से मैंने मुर्गबानी का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी कर रहा हूँ। मेरे पास कम अज कम 150 के करीब मुर्गियां हैं, जिनमें मुर्गे भी हैं। इस कारोबार को या इस मुर्गबानी को मैंने बहुत अच्छा पाया है, और ये मेरे साथ बड़ा आसान तरीके से ये कारोबार मैं चला रहा हूँ। कि ये छोटे लेवल पे तो ज़रूर है, मगर मैं समझता हूँ कि जो मेरे किसान भाई हैं वो और दीगर काम जो कर रहे हैं उनके साथ साथ मुर्गबानी का काम भी ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने तो यही देखा है, अपने घर के जो मामलात हैं वो भी आसान तरीके से बंदा, जिसमें बच्चों की फ़ीस है और किचन के जो मामलात हैं वो आसानी तरीके से बंदा हैंडल कर सकता है। और तकरीबन हमें 3-4 साल हो गए हैं। हमारे पास युवास है, वहाँ से भी हम मुर्गियाँ ले लेते हैं, और आम तौर पर उन्हीं मुर्गियों से फिर हम अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ करते हैं, उनको पालते हैं, फिर अंडे भी उनसे लेते हैं, और फिर उन्हीं अंडों से हम बच्चे भी खुद निकलवा लेते हैं। अच्छा, तो इससे हमारा जो है ना वो 100-150 का, इससे प्लस भी हो जाता है, इससे कम भी हो जाता है। मगर ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम इसे कर रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहसन काम है और ये मुनाफा बख्श कारोबार है। इससे टोटल कितना मुनाफा कमाते हैं फिर आप? जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ 100-150 के करीब जो मेरे पास मुर्गियाँ हैं, तो माहाना आमदन तकरीबन मैक्सिमम मैं कहूँगा 30 से 35 हज़ार रुपया ये आसानी से मैं कमा लेता हूँ। इससे मेरा बच्चों का जो फीस वगैरह है या कोई और जो मेरे मामलात हैं वो मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार माहाना हम इससे कमा लेते हैं। असल में देखिए ना, पहले हमने उसी मुर्गी से अंडे भी ले लिए, फिर हमने बच्चे भी निकलवाए, ठीक है ना। और फिर जब वो मुर्गी जो है ना
वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो फिर हम उसे बेच के वो गोश्त का वो भी हमारा सारा मुनाफा ही होता है। अगर एक मुर्गी 1.5 किलो की है तो कम से कम वो मुर्गी जो है ना हमें 500 से 600 रुपया मुनाफा दे जाता। कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है 60 से 65 हज़ार रुपया वो मैक्सिमम मुझे बच गया। मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद महमूद साहब, जो कि चेयरमैन है पोल्ट्री प्रोडक्शन यूआस के। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि ये जो मुर्गबानी है इसके क्या फ़ायदे क्या हैं इसके सारे इसके? जी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला और हमें अपॉर्चुनिटी दी, पर्टिकुलरली डिस्कवर पाकिस्तान ने, कि इतने अहम मौजू के ऊपर हम अपने आवाम को कुछ मुफीद मशवरे दे सकें और घरेलू मुर्गबानी के बारे में उनको आगाही फराहम कर सकें। डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं आपको फर्दर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि जो सबसे पहले मुर्ग था वो रेड जंगल फाउल के नाम से जाना जाता था और जो मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका के जंगलात में होता था और ये ही उसका फोरफादर और एंसेस्टर है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, डोमेस्टिकेशन की वजह से अराउंड अबाउट हमारे पास जो आज बर्ड है ये 100 ईयर की प्रोडक्ट है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसका चिकन का, अगर हम देसी मुर्गियों को भी लें तो इसमें चिकन की जो प्रोडक्ट है जिसमें मीट और एग्स हैं। दूसरा ये है कि अगर आप डोमेस्टिक पोल्ट्री को यूज़ करते हैं तो ये आपको इकोनॉमिकली वायबल है एज़ कम्पेयर टू पोल्ट्री, कमर्शियल पोल्ट्री। तो ये आप कहें कि अगर गांव के अंदर इसको लोग रियर करते हैं तो उसमें ना सिर्फ ये कि उनकी एक लाइफ के साथ कंटिन्यूसली अटैच है, बल्कि ये उनके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी बहुत अपना रोल प्ले करता है। अब इसमें आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हैं इसमें। कुछ डोमेस्टिकेटेड हैं और कुछ जो है वो आप कमर्शियल स्केल के ऊपर आपको थोड़ी सी फार्मिंग कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज भी देखें तो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक पोल्ट्री है वो 95 मिलियन के करीब है। इट मीन्स के ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसके साथ अटैच है। हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स ला सकते हैं? हमारी रूरल इकोनॉमी में कितना पैसा इंजेक्ट हो सकता है इसके के साथ, और ओवरऑल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर अब ये हो गया कि स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर काम हो रहा है कि लोग अपनी जो डोमेस्टिक पोल्ट्री है इसके ऊपर वर्क करें। ये एक सस्टेनेबल बिजनेस है, लोग इसको लाइक करते हैं। गांव में तो है, अब तो लोगों ने अपनी जगह जो है शहरों के अंदर भी अपनी छतों के ऊपर भी इसको रखना शुरू कर दिया है। और इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर ले तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एक बिजनेस की शेप इख्तियार कर सकता है। शेड की डायरेक्शन किस तरह की होनी चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, और लो कॉस्ट हमारा जो लोकल मटेरियल यूज़ करके ही हमारा किसान जो है ना खुद ही से किस तरह का एक शेड क्रिएट कर सकता है? अगर तो आपने घरेलू तौर पे बनाना है तो कम से कम आपका 10 बाय 10 का, जिसको आप हाउस कह लें या उसको खुड्डा कहते हैं, जो भी है, उस पर तो कोई एक्सपेंस नहीं आता। वो तो आप गाँव में लकड़ियाँ ले लें। एक हमारा इधर स्पेसिमन है, आपने देखा भी होगा वो, कि उसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया, स्टूडेंट को लगाया, उन्होंने इधर से लकड़ियाँ ली, इधर से गारा लिया और एक पूरा बना के हमें मॉडल दे दिया। तो उसके ऊपर तो खर्चा नहीं है, एक जस्ट लाइट लगानी पड़नी है आपको कि रात के वक्त उसको लाइट प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी प्रॉपर एग लेइंग हो सके। तो इसके अलावा इसका कोई खर्चा नहीं है। उसमें किचन वेस्ट के ऊपर भी रियर कर सकते हैं उसको और साथ थोड़ी सी फीड दे दें। जब आपने जाना है इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर तो एट लीस्ट आपका जो है उसकी जो शेड है उसकी डायमेंशन उसकी कम से कम 100 फीट लंबाई हो, 30 फीट चौड़ाई हो और एट लीस्ट 12 फीट ऊंचा हो। एक ओपन हाउस टाइप बन जाएगा। तो उसके ऊपर आपने शर्कन गर्बन उसकी रखनी है, लंबाई चौड़ाई, ताकि सूरज जो है उसके ऊपर से गुजरे और उसको हीट से बचाया जा सके। साइड पे जालियां लगी होंगी तो आपकी वेंटिलेशन बड़ी इजीली हो जाएगी। ऐसी ब्रीड हमारे फार्मर को बताएं जो आपने जेनेटिकली या उसको क्रॉस ब्रीड से बेहतर किया है, उसकी ब्रीड के कुछ नाम बताएं। हमारे किसान कौन सी ब्रीड लें? 55% रोल जेनेटिक्स का ही होता है, बाकी 15% जो है वो न्यूट्रिशन का और दूसरे एस्पेक्ट्स का होता है। तो आपने जब भी ब्रीड सेलेक्ट करनी है वो करनी है जो मैक्सिमम आपको आउटपुट दे। तो हमारे जितनी भी आप लोगों ने देसी मुर्गियां देखी हैं बेसिकली वो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, वो एज सच ब्रीड कोई नहीं है और एज सच पाकिस्तान में भी कोई अपनी ब्रीड नहीं है। इसके ऊपर काम करने की बहुत अशद ज़रूरत है अगर आपने पोल्ट्री को सस्टेनेबल करना है, लोकल पोल्ट्री को। तो इसके अंदर अभी जो हमारा सिनेरियो देखें तो इसमें आपको मुख्तलिफ ब्रीड जो मिल जाएंगी जो अच्छी परफॉर्म कर रही हैं और यहाँ पे एक्लेमेटाइज भी हो चुकी हैं। ठीक है। उनमें सबसे पहले तो आप नाम सुना होगा गोल्डन मिस्री, गोल्डन भी अलहदा है और मिस्री अलहदा है। इसके अलावा आप RIR वो भी उसी में आ जाता है, गोल्डन को कहते हैं रोड आइलैंड रेड,
ये भी अच्छी परफॉर्मेंस इस हमारे लोकल एनवायरनमेंट में दे रही है। इसके अलावा फ्यूमी जो मैंने मिस्री बोला है, फिर इसके अलावा आपके पास आजकल ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप भी चल रही है, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस है। नो डाउट शुरू में उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है, लेकिन हमने असील का नाम सुना है आपने, वो उसके एग प्रोडक्शन बड़ी लो है, लेकिन वो मीट के लिए यूज़ किया जा सकता है। लोग ज़्यादा फाइट के लिए करते हैं, लेकिन वो ये मैंने देखा है कुछ पेपर्स में कि जो फोर फादर है वाइट कॉर्निश, जो कि ब्रायलर का पेरेंट है, उसकी ब्रीड है जिससे वो निकला है, उसका ब्लड ग्रुप इससे मिलता है। तो इट मीन्स कि आपने वो असील को मीट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने एक ब्रीड डेवलप की है नेकेड नेक के नाम से। अच्छा, ये वो ब्रीड है जिसके हम 7 साल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसकी 2 इसकी खसूसियत हैं। एक तो ये आप पीछे देख रहे होंगे, इसमें भी वो अपना ग्रेजिंग कर रही हैं। इसमें एक तो हीट टॉलरेंट है ये, तो सीवियर सीजन आता है पाकिस्तान का, सर्दियों का भी और गर्मियों में, इसमें ये इसकी सर्वाइवबिलिटी बहुत अच्छी है। कमर्शियल फीड को इस्तेमाल कितना करना है और बाकी हमारी जो वेस्ट को किस तरह इस्तेमाल करना है, जाके उसकी कॉस्ट हो, प्रोडक्शन कम हो, उसके ऊपर थोड़ी, यानी कि आप बर्ड की फीड के ऊपर बात करें, इसको किस तरह इकट्ठा करके चलाया जा सकता है। फीड के ऊपर पोल्ट्री के अंदर 70 to 75% कॉस्ट आती है। बिल्कुल सही। जब तक ये इकोनॉमिकल नहीं होगी तो आप किसी की तरह भी वायबल इस बिज़नेस को बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन लो है। तो इसको कंपैटिबल करने के लिए फिर आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़नी है, न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज बोलते हैं, ग़िज़ा उसकी पूरी करने कैसे कर सकते हैं। तो हमने इधर रिसर्चेज की हैं, उसमें हमने उसको 25% कमर्शियल फीड दी है, एक ग्रुप को हमने 50%, 75% और टोटल कमर्शियल दे के देखा है। और इसके साथ हमने ये किया कि किचन वेस्ट को यूज़ किया है। स्टूडेंट की रिसर्च थी, हमने उसको कहा हॉस्टल से किचन वेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी होते हैं, काफ़ी वेस्ट बच जाता था, तो वो उसको यूज़ कर सके। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया नेट, उसमें यह था कि 50% अगर आप करें किचन वेस्ट को यूज़ और 50% कमर्शियल फीड को, तो उसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए। और उसके मीट का टेस्ट भी बहुत बेहतर था, और एग का जो टेस्ट और उसका अरोमा वो बहुत ज़बरदस्त था। तो ये है कि आप उसको आप कहें कि 50-50% की हो, ताकि आपकी प्रोडक्शन बेहतर है। अगर आप टोटल किचन वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसमें प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगी, अल्टीमेटली लॉस होगा। तो आप लाजमी उस किचन वेस्ट के साथ कमर्शियल फीड को भी यूज़ करें। बिल्कुल ठीक। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जैसा हमने मुर्गबानी के ऊपर पूरा काम किया कि हमारा किसान अपनी बाकी फसलों के साथ साथ अगर मुर्गबानी जैसे शोबे को अडॉप्ट करता है तो इससे ना सिर्फ पूरे मुल्क के लिए प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स बना सकता है, इसके साथ वो अपनी फार्म की इनकम को भी सस्टेनेबल कर सकता है और अपने लिए बेहतरीन रोज़गार का ज़रिया भी बना सकता है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।